नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है, लेकिन चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस चाल चल रही है, क्षेत्रीय दल चाल से कमाल करने की जुगत में है और हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है। तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल समझाएंगे। बस देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे पटना के पालीगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की सभा को लेकर बीजेपी की ओर से जोरदार तैयारियां की गई हैं और बीजेपी ने इसे पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन का नाम दिया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, चुनावी रैलियां और बड़े बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो गए। 5 दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बिहार दौरे और 3 जनसभाएं हो चुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी दौरा हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बिहार आ चुकी हैं और अब बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। शनिवार यानी कि 9 मार्च को अमित शाह पटना के पालीगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे बीजेपी ने अति पिछड़ा महासम्मेलन का नाम दिया है। रैली की तैयारियों का जायजा लेने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अमित शाह की सभा से पूरे बिहार में एक बड़ा संदेश जाएगा। बिहार भारत का दिल है एक तरह से, और लोकतंत्र तो यहीं से है। लोकतंत्र की स्थापना ही बिहार ने किया है, तो इसलिए पूरे देश में बिहार से जो मैसेज जाएगा वो पूरे देश को संभालने का काम करेगा। स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव का दावा है कि इस सभा में लाखों की तादाद में लोग आएंगे और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होने जा रहा है। हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं हमारी धरती पर। पाटलिपुत्रा लोकसभा की ऐतिहासिक धरती है, पाली की धरती पर, और पूरा उत्साह है। लाखों के तादाद में लोग आएंगे। अभूतपूर्व जातीय गणना के बाद ये साफ हो चुका है कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है, जिस पर दोनों ही गठबंधनों की नजर है। अति पिछड़ा महासम्मेलन और गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को उसी नजरिए से देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो पालीगंज जगह का चुनाव किया गया पिछड़ा सम्मेलन और पॉलिटिक्स को जरा समझिएगा। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है और बिहार समेत पूरे देश का मिजाज चुनावी हो चुका है। प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बिहार दौरे शुरू हो गए हैं। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं और अमित शाह शनिवार को पटना के पालीगंज आ रहे हैं। अति पिछड़ा महासम्मेलन के नाम से पटना के पालीगंज में एक जनसभा है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी तकरीबन 36% है, जबकि पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 27% है। दोनों को मिला लीजिए तो पिछड़े वर्ग की आबादी करीब 63% हो जाती है। पालीगंज पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा और पाटलिपुत्र से बीजेपी के रामकृपाल यादव सांसद हैं। यह इलाका कभी लालू प्रसाद के आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन रामकृपाल यादव के बीजेपी में आने के बाद यहां से बीजेपी जीत रही है। यह इलाका पिछड़ा बहुल इलाका माना जाता है और यही वजह है कि पालीगंज में अति पिछड़ा सम्मेलन कराकर बीजेपी पूरे इलाके को मैसेज देना चाहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। पीएम ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला लिया है। इससे महंगाई से परेशान आम आदमियों को राहत मिलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई से परेशान आम आदमी को बड़ी राहत दी है। महिला दिवस पर पीएम मोदी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए एलपीजी 100 रुपए सस्ता करने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। पीएम ने लिखा,
आज महिला दिवस पर हमारी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम करने का फैसला किया है। इससे देश भर के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा। विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति को लाभ होगा। रसोई गैस को और अधिक किफायती बनाकर हमारा लक्ष्य परिवारों की भलाई का समर्थन करना और एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना भी है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए जीवन यापन में आसानी सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। सरकार का ये फैसला 8 मार्च की रात यानी 12 बजे से लागू हो जाएगा। अब तक दिल्ली में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 903 रुपए है, जो 100 रुपए की राहत के बाद 803 रुपए का मिलेगा। कोलकाता में सिलेंडर 929 रुपए का था, जो अब 829 रुपए का हो गया है। वहीं मुंबई में अभी तक सिलेंडर 902.50 रुपए का मिल रहा था, जो अब 802.50 रुपए का हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस पर महिलाओं को जो तोहफा दिया है, उससे बिहार की महिलाएं काफी खुश हैं और पीएम मोदी को धन्यवाद दे रही हैं। सिलेंडर पर दाम घटाया। माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इसके लिए कि ये खास करके महिलाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि महीने का 100 रुपया और साल का 1200 रुपया अगर घर में बचता है तो उससे काफ़ी आमदनी होगी। अच्छा, ये चीज़ अच्छा है। बहुत अच्छा किए हैं। 100 रुपया अगर बचा दिए तो बहुत बचा दिए। साल के 1200 रुपया बच गया। बीजेपी नेताओं ने भी पीएम के इस फैसले की सराहना की है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री हमेशा से महिलाओं के बारे में सोचते हैं। ये एक तरह से गृहिणी को, महिलाओं को, हमारी बहनों को इस अवसर पर एक तोहफा के रूप में है। नरेंद्र मोदी राखी के दिन भी तोहफा दिया था, आज भी तोहफा दे रहे हैं। गुरुवार को उज्ज्वला में राहत मिली थी। पीएम उज्ज्वला योजना पर मिलने वाली सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। यानी उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली 300 रुपए की सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक मिलती रहेगी। देश में कुल 31 करोड़ 40 लाख एलपीजी कनेक्शन है। इनमें से 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी उज्ज्वला योजना के हैं। मतलब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने करीब 11.5 करोड़ परिवारों को बड़ी राहत दी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। महिला दिवस पर 100 की सौगात के पीछे की चुनावी चाल समझिए। इस देश में रसोई गैस एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। गैस की कीमतों के बढ़ने घटने से सरकारें गई हैं, बनी भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को तोहफा और पीएम ने रसोई गैस को 100 रुपए कर दिया सस्ता। अब हर महीने 100 रुपए की बचत यानी कि साल में 1200 रुपए की बचत होगी। महिलाएं काफी खुश हैं और आपको बताएं कि देश में कुल 31 करोड़ 40 लाख एलपीजी कनेक्शंस हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 31 करोड़ 40 लाख परिवारों को इससे फायदा होगा। इसमें से 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी जो हैं उज्ज्वला योजना से हैं। तो उज्ज्वला योजना में प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी सरकार देती है। इसे पीएम ने 1 साल बढ़ा दिया, यानी कि 31 मार्च 2025 तक ये मिलती रहेगी सब्सिडी। मतलब यह हुआ कि उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। देश के बाकी जो गैस उपभोक्ता हैं उनकी जेब भी भारी होगी। सिर्फ उज्ज्वला योजना की सब्सिडी पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। मतलब कि सरकार की जेब पर बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन लाखों लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई है, जिसका फायदा चुनाव में मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। 11 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर आरजेडी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आरजेडी की तरफ से राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला ठाकुर और फैजल अली के नाम की घोषणा की गई। आरजेडी ने 5वीं सीट सीपीआई एमएल यानी कि 12 विधायक वाले माले के शशि यादव को दे दी, लेकिन 17 विधायक वाले कांग्रेस को नहीं पहुंचा। अब एनडीए के नेता कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं और कांग्रेस नेता गोलमोल जवाब दे रहे हैं। आरजेडी से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही पार्टी के मुस्लिम चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। इसके अलावा आरजेडी की लिस्ट में उर्मिला ठाकुर और फैसल अली का नाम भी शामिल है। आरजेडी की लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है माले के श्रीमती शशि यादव का, क्योंकि विधानसभा में माले के पास मात्र 12 विधायक हैं,
जबकि कांग्रेस के 19 विधायकों में से 2 के पाला बदलने के बाद भी संख्या 17 है। ऐसे में आरजेडी ने जिस तरीके से विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस को किनारा किया है, उस पर बीजेपी और जेडीयू के नेता तंज कस रहे हैं। आज राजद ने सीपीआई माले के साथ मिलकर विधान परिषद की सीटों की घोषणा की। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला। कारण जानकर आपको हैरानी होगी कि स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष ने इन सीटों का सौदा राजद के साथ किया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने सौदा किया, सीटों को बेचा और अपना राज्यसभा का सीट पक्का करने के लिए ये राजद के साथ पहले इस तरह का सौदा कर चुके थे, जिस कारण आज कांग्रेस को 17 विधायक होने के बाद भी एक भी सीट विधान परिषद का नहीं मिल पाया। फिर से राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखा दिया। 17 विधायक होने के बावजूद एक भी सीट हाथ नहीं लगी। एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव जी राहुल गांधी जी को मटन की रेसिपी के साथ साथ आशीर्वाद दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बनिए, और दूसरी तरफ एक एमएलसी सीट तक कांग्रेस पार्टी को नसीब नहीं होती है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल से अगर कांग्रेस पार्टी उम्मीद करे कि लोकसभा में लड़ने के लिए सीटें मिल जाएंगी, तो ये तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति ही है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी ने लालू प्रसाद से आग्रह किया है कि एक सीट कांग्रेस को दी जाए। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी एमएलसी सीट को लेकर राजद के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के संपर्क में है, और पहले से जो हमारी एक सीट थी एमएलसी का, वो हमारा हक बनता है। हम लोगों ने आग्रह किया है कि आदरणीय लालू जी को कांग्रेस पार्टी का सीट देना चाहिए, ताकि हमारे सदस्य इस पर निर्वाचित हो सके। विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस को किनारा किए जाने एनडीए नेताओं के आरोप पर आरजेडी की सफाई भी सामने आई है। आरजेडी का दावा है कि सब कुछ फॉर्मूले के तहत हुआ है। विधान परिषद के चुनाव में सीटों की दावेदारी पर जब इंडी अलायंस में इतनी खटपट है, तो फिर लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर किस तरह की खींचतान चल रही होगी, समझा जा सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो कांग्रेस को किनारे करने की चुनावी चाल समझिए। बिहार में 11 सीटों पर एमएलसी का चुनाव है और संख्या के मुताबिक विपक्ष को 5 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और 5वीं सीट माले यानी कि सीपीआई-एमएल को दे दी गई, जबकि कांग्रेस के पास माले से ज्यादा विधायक हैं। विधानसभा में माले के 12 विधायक हैं। अब इधर इसको जोड़ दें तो संख्या हो जाती है 16, लेकिन कांग्रेस के पास 2 विधायकों के पाला बदलने के बाद 17 विधायक हैं। और तो और कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा की सीट भी खाली हो रही है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक सीट बेच दी है। खुद राज्यसभा जाने के लिए एमएलसी की सीट से समझौता कर लिया। हालांकि इंडिया अलायंस के नेताओं का दावा है कि स्ट्रैटेजी के तहत राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दी गई और विधान परिषद की सीट माले को दे दी गई। वैसे भी देखें तो माले का जनाधार बिहार में कांग्रेस से ज्यादा दिखता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में माले का स्ट्राइक रेट भी कांग्रेस से अच्छा था। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में टिकट को लेकर होड़ मची है। पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट दिलाने की मांग को लेकर कई समर्थक इन दिनों रांची में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मिलने वालों का तांता लगा है। सर्किट हाउस में इन दिनों झारखंड के गांव-गांव से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। दरअसल इसी सर्किट हाउस में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ठहरे हुए हैं, इसलिए उनसे मिलने और पसंदीदा नेता को टिकट दिलाने के लिए समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर किसी की एक ही मांग है, खतियान, अधारी और मूलवासी प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए। कि भाई जनाधार को बढ़ाना है, कांग्रेस का ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट अगर कांग्रेस को लाना है, तो यहाँ जो बृहद कम्युनिटी है, जो जनसंख्या में ज्यादा कम्युनिटी है, जैसे कुर्मी समाज पूरे झारखंड में अगर 3.5 करोड़ अगर जनता है, तो 1.5 करोड़ कुर्मी जाति के सिर्फ एक जात का लोग 1.5 करोड़ है। उस पर भी ध्यान देने की ओर इनको आकर्षित किया गया। जो भाजपा के भी केडर है, वो हम लोग से भी संपर्क कर रहे हैं कि इस बार हम लोग एकदम भाजपा को वोट ना देके कांग्रेस का कोई भी स्थानीय प्रत्याशी होगा तो उनके साथ हम लोग हैं, लेकिन अंदरूनी तरीके से रहेंगे, वो संपर्क में हम लोग के साथ। गठबंधन के अंदर 14 लोकसभा सीट के बंटवारे को लेकर अब भी मंथन जारी है।
हर सीट पर चुनाव जिताऊ उम्मीदवार की तलाश हो रही है। टिकट के दावेदार रांची से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग करने में भिड़े हुए हैं। बीजेपी का सामना करने के लिए खतियानधारी और मूलवासी प्रत्याशी की मांग जोर शोर से उठ रही है। जनता को भी टेस्ट है। जब आप कहते हो कि हमें इस तरह का चाहिए, अगर हम दे रहे हैं वो, तो फिर भी आप किसी और स्लोगन को लेकर फिर कल फैसला गलत दोगे तो वो तो जनता पर भी ब्लेम आएगी ना। तो इसलिए हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वो हो जो यहाँ के जनता की इच्छा हो। पिछले चुनाव में मिली हार से सबक लेकर इस बार कांग्रेस ने बाहर की बजाय स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कितनी सीट पर स्थानीय प्रत्याशी का डंका बजता है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। भारत मंडपम में देश के पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान पीएम मोदी एक अलग अंदाज में देखने को मिले। युवाओं से चर्चा करते हुए पीएम मोदी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और पीएम मोदी की बातों पर जमकर ठहाके भी लगे। बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर को भी पीएम ने सम्मानित किया। दिल्ली के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार दिए गए। कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरण स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में बेहतर काम और अपनी पहचान बनाने वालों को पीएम मोदी ने सम्मानित किया। कृतिका गोविंदसामी को सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार मिला। अवार्ड लेते हुए जैसे ही कृतिका ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की तो पीएम असहज हो गए। पीएम ने बताया कि राजनीति और कला के क्षेत्र में पैर छूने के कैसे अलग अलग मायने होते हैं। पता नहीं, देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और उसमें भी जब कोई बेटी, बिहार की बेटी और गायिका मैथिली ठाकुर को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैथिली ने जब पीएम के साथ सेल्फी ली तो पूरा मंडपम तालियों से गूंज उठा। के बिना नहीं चलता है। आज आपसे मिले मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। आधुनिक जगत की मीरा नाम से प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी को भी भारत मंडपम में सम्मानित किया गया। जया किशोरी ने कहा है कि युवाओं को अध्यात्म की बहुत जरूरत है, लेकिन पीएम ने कहा कि अध्यात्म का मतलब लोग समझते हैं कि झोला लेकर चले जाना। सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। अवार्ड समारोह के दौरान पीएम मोदी का अलग अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान युवाओं से चर्चा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्योंकि लोग मेरा सुन और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।